नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, आज के इस विशेष सेशन में आपका स्वागत है। यूपी जीके और कंप्यूटर की प्रैक्टिस लगातार हम कर रहे हैं और यहाँ पर बहुत सारे पीवाईक्यू प्रश्नों को भी शामिल किया जाता है ताकि आपकी एक साथ तैयारी पीवाईक्यू की और एमसीक्यू की भी हो सके। तो ये प्रैक्टिस सेट लगातार चल रहा है और आज आपका 30th प्रैक्टिस सेट है। अगर आपने पिछले वीडियोज नहीं देखे हैं तो उनको भी देखते रहिए, वन लाइनर कराए गए हैं उनको भी देखते रहिए। इससे आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। आप पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। रही बात आज के इस सेशन की पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा जहां पर आप मैसेज करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बेहतरीन कंटेंट का फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सेशन। तो बात करते हैं यूपी जीके और कंप्यूटर की। ठीक है, शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है आपका कंप्यूटर का कि कंप्यूटर प्रोसेसर के आंतरिक घटकों और वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा रजिस्टर इंस्ट्रक्शन निष्पादन के दौरान अगले निष्पादित होने वाले निर्देशों का मेमोरी एड्रेस स्टोर करता है। तो यहां पर जो सही उत्तर है आपका वो ऑप्शन बी है, प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर यह सीपीयू का एक विशेष रजिस्टर है जो अगले निष्पादित होने वाले इंस्ट्रक्शन के मेमोरी एड्रेस को ट्रैक रखता है। एक्यूमुलेटर यह अंकगणितीय और तार्किक संचालन के मध्यवर्ती परिणामों को संग्रहित करता है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर यह उस निर्देश को स्टोर करता है जो वर्तमान में निष्पादित किया जा रहा है। जूनियर असिस्टेंट 2019 का ये पीवाईक्यू है। अगला प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के मेमोरी प्रबंधन के संदर्भ में वर्चुअल मेमोरी की अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहां पर जो सही उत्तर है आपका वो है बी। यह एक सेकेंडरी स्टोरेज के एक हिस्से का उपयोग करके मुख्य मेमोरी का विस्तार करती है। वर्चुअल मेमोरी वह ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मेमोरी प्रबंधन कौशल है जो हार्ड डिस्क या एसएसडी के स्थान का उपयोग पेजिंग द्वारा आभासी रैम के रूप में करता है। यह सिस्टम को उस समय भी बड़े प्रोग्राम चलाने की अनुमति देता है जब भौतिक रोम का आकार कम हो। यह एक छद्म या आभासी मेमोरी है, वास्तविक हार्डवेयर चिप नहीं है। तो आजकल फोन में भी यह ऑप्शन आता है कि जो आपकी हार्ड डिस्क है, जो आपकी मेन मेमोरी है, उसमें आप रैम को आवंटित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि आधुनिक इनपुट उपकरणों और 2D बारकोड तकनीकी के संदर्भ में क्यूआर कोड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसका पूर्ण रूप क्विक रिस्पांस कोड है और ये 2D मैट्रिक्स बारकोड है। तो ये बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन बी। इसे 1994 में जापानी कंपनी डेंसो वेब द्वारा विकसित किया गया था। यह एक द्विविमीय यानी कि 2 डायरेक्शनल मैट्रिक्स बारकोड है जो पारंपरिक 1D बारकोड की तुलना में बहुत अधिक डेटा, संख्यात्मक, अल्फान्यूमेरिक और बाइनरी स्टोर कर सकता है। इसे डिजिटल कैमरा या स्मार्टफोन से आसानी से स्कैन किया जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर नेटवर्किंग में इंटरनेट प्रोटोकॉल के विकास के संदर्भ में IPv6 एड्रेस की लंबाई कितनी होती है। तो बहुत आसानी से आप इसका उत्तर कर पाएंगे। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत चिंता की बात है, क्योंकि ये प्रश्न मैंने आपको तकरीबन सैकड़ों बार कराया होगा। सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, 128 बिट्स। IPv4 यह 32 बिट यानी कि 4 बाइट का एड्रेस होता है, जिसे 4 दशमलव अंकों, उदाहरण के लिए 192.168.1.1.1 द्वारा दर्शाया जाता है। IPv6 IPv4 के एड्रेस समाप्त होने की समस्या को हल करने के लिए लाया गया है। ये 128 बिट का है यानी कि 16 बाइट का एड्रेस है, जिसे हेक्साडेसिमल प्रारूप 8 समूह में दर्शाया जाता है। IPv6 का एड्रेस स्पेस अत्यधिक विशाल है, जो भविष्य की सभी IoT डिवाइस के लिए पर्याप्त है। कंप्यूटर ऑपरेटर 2020 में यह प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है आपका कि आधुनिक IT गैजेट्स और मोबाइल संचार में उपयोग की जाने वाली नियर फील्ड कम्युनिकेशन NFC तकनीकी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यह एक कम दूरी की उच्च आवृत्ति वाली वायरलेस संचार तकनीकी है। क्या ये सही है? इसका उपयोग कॉन्टैक्टलेस भुगतान और डेटा ट्रांसफर के लिए किया जाता है। इसकी सामान्य कार्यसीमा लगभग 10 मीटर से अधिक होती है। ये रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीकी पर आधारित है। इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है आपका वो है सी। इसकी सामान्य कार्यसीमा लगभग 10 मीटर से अधिक होती है। NFC नियर फील्ड कम्युनिकेशन यह 13.56 मेगाहर्ट्ज की आवृत्ति पर काम करने वाली बहुत कम दूरी की वायरलेस तकनीकी है। NFC की सामान्य कार्यसीमा केवल 4 सेंटीमीटर या उससे कम होती है।
10 मीटर ब्लूटूथ की रेंज होती है। यह तकनीकी स्मार्टफोन के जरिए गूगल पे, एप्पल पे आदि से संपर्क रहित कार्ड भुगतान में प्रयुक्त होती है। अगला प्रश्न है आपका कि ईमेल प्रबंधन और सर्वर संचालन प्रोटोकॉल के संदर्भ में IMAP के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यहां पर जो सही उत्तर है आपका वो है सी। यह यूजर को विभिन्न उपकरणों से सीधे सर्वर पर ईमेल एक्सेस और सिंक्रोनाइज करने की अनुमति देता है। POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 यह मेल सर्वर से डाउनलोड करके स्थानीय डिवाइस पर ले आता है। और IMAP जो है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, यह ईमेल संदेशों को सर्वर पर ही रखता है, जिससे यूजर मोबाइल, लैपटॉप आदि किसी भी डिवाइस से मेल को रियल टाइम सिंक करके देख सकता है। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका उपयोग केवल ईमेल भेजने के लिए होता है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रिंटर तकनीकी और उनके कार्य सिद्धांत के संदर्भ में ATM मशीनों और पॉइंट ऑफ सेल POS टर्मिनलों में रसीद छापने के लिए मुख्य रूप से किस प्रकार के प्रिंटर का उपयोग किया जाता है? तो इसमें स्याही का प्रयोग नहीं होता है, पहली तो जानकारी आप ये ले लीजिए। और इसका जो सही उत्तर है आपका वो है ऑप्शन डी, थर्मल प्रिंटर। ये बिना स्याही या रिबन के विशेष ऊष्मा संवेदनशील कागज, थर्मोसेंसिटिव पेपर पर गर्मी का उपयोग करके छापता है। ये बहुत शांत होते हैं, तेज और आकार में छोटे होते हैं, इसलिए इसका उपयोग ATM मशीनों, बस टिकटों और शॉपिंग मॉल के बिलिंग काउंटर पर होता है। इसमें प्रिंट की गई लिखावट कुछ समय बाद स्वतः फीकी पड़ जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड MS वर्ड की उन्नत विशेषताओं के संदर्भ में मेल मर्ज की सुविधा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो अब तक आपको ये तो रट गया होगा, अगर नहीं रटा है तो एक बार और रट लेते हैं क्या जाता है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी। यह एक मूल दस्तावेज को विभिन्न प्राप्तकर्ताओं के नाम और पते के साथ एक साथ तैयार करना। मेल मर्ज ये MS वर्ड का एक शक्तिशाली टूल है जो मुख्य दस्तावेज जैसे आमंत्रण पत्र को डेटा सोर्स जैसे एक्सेल की एड्रेस लिस्ट के साथ जोड़ता है। इससे सैकड़ों लोगों को एक ही बार में व्यक्तिगत नाम और पते के साथ पत्र या लिफाफे तैयार करके भेजे जा सकते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी सबके जन्मदिन पर वो भेजते हैं लेटर, बर्थडे लेटर भेजते हैं, ईमेल पे आता है। अगर उनके नमो ऐप पर आप साइन कर लें तो वो इसी का प्रयोग करते हैं, मेल मर्ज का। ठीक है, एक्सेल सीट में सारा एड्रेस ऐड होते हैं, बर्थ डेट के अनुसार अपने आप वो स्वतः ही चला जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी फार्मूले को कॉपी करते समय सेल एड्रेस को स्थिर रखने के लिए किस विशेष प्रतीक का उपयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, डॉलर प्रतीक। MS एक्सेल में 3 प्रकार के सेल रेफरेंसिंग होते हैं, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस जब आप किसी सेल के रो या कॉलम एड्रेस से पहले प्रतीक लगाते हैं डॉलर, जैसे $A $1, तो फार्मूला कॉपी करने पर उस सेल का एड्रेस बदलता नहीं है। एक्सेल में F4 कीबोर्ड शॉर्टकट दबाकर आसानी से डॉलर प्रतीक जोड़ा जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रक्रिया प्रबंधन के दौरान डेडलॉक की स्थिति उत्पन्न होने के लिए आवश्यक 4 शर्तों में निम्नलिखित में से कौन सी शामिल नहीं है? तो सही उत्तर है आपका यहाँ पर ऑप्शन डी, स्टारवेशन फ्रीडम। डेडलॉक की 4 आवश्यक शर्तें होती हैं। म्यूचुअल एक्सक्लूजन, कम से कम एक संसाधन गैर साझा योग्य होना चाहिए। होल्ड एंड वेट, प्रक्रिया एक संसाधन रखे हुए दूसरे की प्रतीक्षा कर रही हो। नो प्रिम्पशन, संसाधनों को प्रक्रिया से जबरदस्ती नहीं छीना जा सकता है। सर्कुलर वेट, प्रक्रियाओं की एक वृत्ताकार श्रृंखला जो एक दूसरे के संसाधनों का इंतजार कर रही हो। स्टारवेशन फ्रीडम डेडलॉक की शर्त नहीं है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में डिजिटल वित्तीय उपकरणों और ऑनलाइन भुगतान प्रणालियों के संदर्भ में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI को किस संस्था द्वारा विकसित और संचालित किया गया है? तो सही उत्तर है आपका यहाँ पर ऑप्शन बी, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। UPI इसे NPCI द्वारा 2016 में लॉन्च किया गया था। यह एक रियल टाइम भुगतान प्रणाली है जो बैंक खातों के बीच तुरंत मोबाइल ऐप के जरिए पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा देती है। NPCI को RBI और IBA द्वारा भारत में खुदरा भुगतान प्रणालियों के संचालन के लिए स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि साइबर सुरक्षा के खतरों के संदर्भ में उस मालवेयर को क्या कहा जाता है जो उपयोगकर्ता की फाइलों या पूरे सिस्टम को एन्क्रिप्ट कर देता है और उन्हें अनलॉक करने के लिए धन या रैंसम की मांग करता है?
तो सही उत्तर है आपका रैंसमवेयर। आप सभी इससे परिचित हैं, कई बार आपको कराया गया है। और इसका जो उदाहरण है वो है वानाक्राई, पेट्या और लॉकी। यह एक दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है जो पीड़ित के डेटा को एनक्रिप्ट कर देता है और डिक्रिप्शन की देने की एवज में डिजिटल मनी यानी कि क्रिप्टो करेंसी की फिरौती मांगता है। स्पाईवेयर यूजर की गतिविधियों की जासूसी करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के संदर्भ में सुपरवाइज्ड लर्निंग की मुख्य विशेषता क्या है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी। मॉडल को इनपुट डेटा और उसके साथ सटीक लेवल वाले आउटपुट डेटा पर प्रशिक्षित किया जाता है, यानी कि क्वेश्चन भी बता दिया और आंसर भी बता दिया। सुपरवाइज्ड लर्निंग, इसमें एल्गोरिथम को लेबल युक्त डेटा दिया जाता है, जैसे बिल्ली और कुत्ते की छवियों के साथ उनके नाम का लेबल। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, इसमें अनलेबल डेटा का उपयोग करके पैटर्न खोजे जाते हैं, यानी कि क्लस्टरिंग होती है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होता है? इसमें मॉडल ट्रायल और एरर तथा रिवॉर्ड सिस्टम से सीखता है। अगला प्रश्न है आपका कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स वास्तुकला में भौतिक दुनिया में डेटा जैसे तापमान, आर्द्रता, गति एकत्र करने और उसे डिजिटल संकेतों में परिवर्तित करने वाले घटकों को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सेंसर्स। वास्तुकला का अर्थ है यहाँ पर आर्किटेक्चर। आईओटी आर्किटेक्चर की सबसे पहली परत परसेप्शन लेयर होती है, जो भौतिक मापदंडों, तापमान, प्रकाश, दबाव आदि को महसूस करके इलेक्ट्रिकल डेटा में बदलते हैं। एक्चुएटर्स वे घटक हैं जो डिजिटल संकेतों के आधार पर भौतिक क्रिया जैसे मोटर चलाना, लाइट ऑन करना करते हैं। अगला प्रश्न है आपका और कंप्यूटर सेशन का लास्ट, बिग डेटा प्रोसेसिंग की अवधारणा को परिभाषित करने वाले 5 V's में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शामिल नहीं है? तो यहां पर जो नहीं है वो है आपका वर्चुअल। 5 V's की अगर बात करें तो वॉल्यूम, डेटा का विशाल आकार होता है। वेलोसिटी, डेटा के उत्पन्न होने की उच्च दर होती है। वैरायटी यानी कि विविधता, स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। वेरासिटी यानी कि सत्यता, डेटा की विश्वसनीयता क्या है। वैल्यू यानी कि मूल्य क्या है, डेटा से प्राप्त उपयोगी अंतर्दृष्टि क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं बिग डेटा 5 V's में। पहले 3 V's हुआ करती थी, फिर धीरे धीरे इसमें 1-2 V's और जुड़ गई, तो ये 5 V's बन गई। पहले मात्रा, गति और विविधता, वॉल्यूम, वेलोसिटी और वैरायटी पर बात होती थी। उसके बाद समय के साथ इसमें 2 V's और जुड़ गई, एक तो सत्यता यानी कि वेरासिटी, फिर वैल्यू यानी कि मूल्य। अगला जो सेक्शन है हमारा वो है यूपीजीके का, और यहाँ पर प्रश्न है कि भारत के प्रधानमंत्रियों के राजनीतिक इतिहास और उत्तर प्रदेश से उनके जुड़ाव के संदर्भ में उत्तर प्रदेश में जन्मे भारत के निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों और उनके जन्म स्थान के संबंध में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है भारत के प्रधानमंत्रियों का जन्म कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज, लाल बहादुर शास्त्री मुगल सराय, चौधरी चरण सिंह नूरपुर, चंद्रशेखर गोरखपुर या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, चंद्रशेखर गोरखपुर। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म है वो इलाहाबाद प्रयागराज में हुआ, लाल बहादुर शास्त्री का मुगल सराय में, चौधरी चरण सिंह का नूरपुर में। नूरपुर हापुड़ में है। भारत के 9 प्रधानमंत्रियों का संबंध उत्तर प्रदेश से रहा है। उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्रियों की भूमि भी कहा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू व इंदिरा गांधी, इनका जन्म आनंद भवन इलाहाबाद प्रयागराज में हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगलसराय चंदौली में हुआ था। चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा, चौधरी चरण सिंह जी का जन्म नूरपुर हापुड़ में हुआ था। चंद्रशेखर, भारत के 8वें प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी का जन्म 1 जुलाई 1927 को इब्राहिम पट्टी बलिया जिले में हुआ था, ना कि गोरखपुर में। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की लोक नृत्य परंपराओं के संदर्भ में पाई डंडा लोक नृत्य मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के किस सांस्कृतिक क्षेत्र में अहीर यादव समुदाय द्वारा लठमार होली के समान प्रस्तुत किया जाता है? तो सही उत्तर है आपको यहाँ पर ऑप्शन सी, बुंदेलखंड क्षेत्र। पाई डंडा नृत्य यह उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का एक प्रसिद्ध पारंपरिक लोक नृत्य है। इसे बुंदेलखंड के यादव अहीर समुदाय द्वारा छोटे छोटे डंडों, लाठियों के साथ प्रस्तुत किया जाता है। इसे बुंदेलखंड की लठमार होली भी कहा जाता है। बुंदेलखंड के अन्य प्रसिद्ध लोक नृत्य में राई है, ख्याल है, सैरा है और देवी नृत्य है। लोअर पीसीएस 2019 में पूछा गया प्रश्न था। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की साहित्यिक विरासत और अवधि साहित्य के संदर्भ में महाकवि गोस्वामी तुलसीदास ने प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस की रचना किस ऐतिहासिक स्थान पर प्रारंभ की थी? तो ये प्रारंभ की थी अयोध्या में। गोस्वामी तुलसीदास जी ने संवत 1631
1574 ईस्वी में चैत्र रामनवमी के दिन अयोध्या में रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की थी। इसका अधिकांश भाग उन्होंने अयोध्या और वाराणसी, काशी में रहकर अवधी भाषा में लिखा है। तुलसीदास जी का जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के भौतिक, भूगोल और प्राकृतिक प्रदेशों के संदर्भ में भाबर क्षेत्र की मुख्य भौगोलिक विशेषता क्या है? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी। ये कंकड़ पत्थरों से युक्त नदियों द्वारा लाई गई मोटे मलबे की पट्टी है, जहां नदियां विलुप्त हो जाती हैं। भाबर क्षेत्र शिवालिक पहाड़ियों के ठीक नीचे उत्तर प्रदेश की उत्तरी सीमा सहारनपुर से कुशीनगर तक में स्थित कंकड़ पत्थर और मोटे बजरी से बनी एक संकीर्ण पट्टी है। कंकड़ पत्थरों की उच्च पारगम्यता के कारण पर्वतीय नदियां यहां भूगर्भीय रूप से नीचे चली जाती हैं और सतह पर अदृश्य हो जाती हैं। भाबर के ठीक दक्षिण में तराई क्षेत्र दलदली पाया जाता है, जहां ये नदियां पुनः प्रकट होती हैं। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में मृदा संसाधनों के संदर्भ में पश्चिमी और मध्यवर्ती मैदानी भागों में अत्यधिक सिंचाई और क्षारीयता के कारण अनुपजाऊ हुई मिट्टी को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है आपका बी, रेह या ऊसर मिट्टी। रेह या ऊसर नहरों द्वारा अत्यधिक सिंचाई और खराब जल निकासी के कारण मिट्टी की ऊपरी सतह पर सोडियम और लवणों की सफेद परत जम जाती है। इसे स्थानीय स्तर पर रेह, ऊसर या कल्लर कहा जाता है। जिप्सम और पाइराइट्स का उपयोग करके ऐसी क्षारीय मिट्टी का उपचार किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में वन्यजीव और पक्षी विहारों के संदर्भ में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? तो यह है आपका कौन सा? लाख बहुसई पक्षी विहार कन्नौज। यह लगभग 80 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। नवाबगंज पक्षी विहार, जिसका नाम वर्तमान में चंद्रशेखर पक्षी विहार है, यह उत्तर प्रदेश का सबसे पहला, स्थापना 1984 में पक्षी विहार है। पटना पक्षी विहार एटा, यह क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार है और लगभग 1 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधनों के संदर्भ में दुर्लभ परमाणु खनिज यूरेनियम के सीमित भंडार उत्तर प्रदेश के किस एकमात्र जिले में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपके ललितपुर में। सोनभद्र कोयला सिंगरौली क्षेत्र पाइराइट्स और चूना पत्थर के लिए जाना जाता है। मिर्जापुर चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और एस्बेस्टस के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है आपका कि प्राचीन भारतीय इतिहास के 16 महाजनपद काल के संदर्भ में उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में स्थित मल्ल महाजनपद की 2 प्रमुख राजधानियां कौन सी थीं? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, कुशीनारा और पाबा। प्राचीन 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश की भूभाग में स्थित है। मल्ल गणराज्य इसकी 2 शाखाएं थीं, जिनकी राजधानियां कुशीनारा कुशीनगर और पाबा फाजिल नगर देवरिया थी। कुशीनारा में भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था तथा पाबा में भगवान महावीर को मोक्ष प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के औद्योगिक और कृषि परिदृश्य के संदर्भ में उत्तर प्रदेश में पहली आधुनिक चीनी मिल वर्ष 1903 में किस स्थान पर स्थापित की गई थी? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, प्रतापपुर देवरिया। भारत और उत्तर प्रदेश की पहली आधुनिक चीनी मिल वर्ष 1903 में देवरिया जिले के प्रतापपुर में अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई थी। उत्तर प्रदेश भारत का प्रमुख गन्ना और चीनी उत्पादक राज्य है, जिसे गन्ने का कटोरा भी कहा जाता है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान IISR लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था और प्रशासनिक संरचना के संदर्भ में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के कुल 100 सदस्यों में से कितने सदस्यों का निर्वाचन स्थानीय निकायों के निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है? बताइएगा, कितने सदस्यों का निर्वाचन विधान परिषद में स्थानीय निकायों यानी कि लोकल बॉडीज के निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है? और इसका जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए है, 36 सदस्य। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल 100 सीटें हैं। 36 सदस्य स्थानीय निकायों, नगर निगम, जिला पंचायत आदि द्वारा चुने जाते हैं। 38 सदस्य विधानसभा सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। 8 सदस्य 1/12 स्नातकों द्वारा तथा 8 सदस्य 1/12 शिक्षकों द्वारा चुने जाते हैं। 10 सदस्य 1/6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि शास्त्रीय संगीत और उत्तर प्रदेश के प्रमुख घरानों के संदर्भ में ख्याल गायकी के लिए विश्व प्रसिद्ध किराना घराना के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं उस्ताद अब्दुल करीम खान। किराना घराना मुजफ्फरनगर शामली का किराना, इसके संस्थापक उस्ताद अब्दुल करीम खान और उस्ताद वाहिद खान माने जाते हैं। ये घराना शास्त्रीय संगीत में ख्याल गायकी और सुर की शुद्धता तथा
मंद्र सप्तक के स्वरों के लिए विख्यात है। प्रसिद्ध भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी और गंगूबाई हंगल इसी किराना घराना से संबंधित थे। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के जनजातीय संरचना के संदर्भ में बिजनौर जिले में मुख्य रूप से निवास करने वाली बुक्सा जनजाति की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन बी। इनकी पूज्य देवी चामुंडा देवी है और इनमें अनुलोम व प्रतिलोम विवाह प्रचलित रहे हैं। बुक्सा या भोक्सा जनजाति यह मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नजीबाबाद क्षेत्र में निवास करती है। इनका संबंध पवार राजपूत वंश से माना जाता है। इनकी सबसे प्रमुख इष्ट देवी चामुंडा देवी काशीपुर है। दीपावली को शोक के रूप में थारू जनजाति मनाती है, बुक्सा नहीं। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थानों और उनके स्थान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, भारतीय विश्वविज्ञान अनुसंधान संस्थान IITR कानपुर। ये लखनऊ में स्थित है, ठीक है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च ये लखनऊ में है। लखनऊ में स्थित अन्य प्रमुख संस्थान CDRI, NBRI, IITR और IISR यानी कि गन्ना अनुसंधान है। कानपुर में स्थित IIPR दलहन अनुसंधान और NSI यानी कि सरकरा संस्थान है और ये बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध मेलों और सांस्कृतिक उत्सवों के संदर्भ में प्रसिद्ध बटेश्वर मेला, ऊंटों का पशु मेला प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो यह आगरा में आयोजित होता है, बी ऑप्शन आपका सही है। यह स्थान 101 शिव मंदिरों के लिए भी प्रसिद्ध है और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक पैतृक गांव है। नौचंदी मेला मेरठ में तथा शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर में लगता है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के भौगोलिक सीमाओं के संदर्भ में उत्तर प्रदेश का कौन सा एकमात्र जिला है जिसकी सीमाएं भारत के 3 राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा को स्पर्श करती हैं? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, सहारनपुर। सहारनपुर जिला उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है जिसकी सीमाएं 3 राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा से लगती हैं। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है जो भारत के सर्वाधिक 4 राज्यों बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमाओं को छूता है। हिमाचल प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी सीमा है और सहारनपुर इसके साथ सीमा बनाता है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के महान साहित्यिक व्यक्तित्वों के संदर्भ में प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का जन्म उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक शहर में हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था आगरा में। महान उर्दू और फारसी कवि मिर्जा असदुल्ला बेग खान गालिब का जन्म 27 दिसंबर 1797 को उत्तर प्रदेश के आगरा यानी कि अकबराबाद में हुआ था। इनकी मृत्यु दिल्ली में हुई थी जहां इनकी मजार स्थित है। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और सूरदास का संबंध भी आगरा और मथुरा क्षेत्र से था। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक इतिहास के संदर्भ में उत्तर प्रदेश तत्कालीन उत्तर पश्चिम प्रांत की राजधानी को आगरा से स्थानांतरित करके इलाहाबाद प्रयागराज किस वर्ष बनाया गया था? तो सही उत्तर है आपका वर्ष 1858 ईस्वी। 1836 ईस्वी उत्तर पश्चिम प्रांत का गठन कर राजधानी आगरा बनाई गई थी। 1858 ईस्वी 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों ने राजधानी को आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित किया। 1921 ईस्वी राजधानी को इलाहाबाद से आंशिक रूप से लखनऊ लाया गया। 1935 ईस्वी लखनऊ को पूर्णतः उत्तर प्रदेश की राजधानी घोषित किया गया। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत ब्लैक पॉटरी काली मिट्टी के बर्तन के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले को विशिष्ट पहचान और GI टैग प्राप्त है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, निजामाबाद आजमगढ़। ब्लैक पॉटरी निजामाबाद आजमगढ़ यहाँ की काली मिट्टी के बने बर्तनों पर चांदी जैसी विशेष नक्काशी की जाती है जिसे GI टैग मिला हुआ है और यह आजमगढ़ का ODOP उत्पाद है। चीनी मिट्टी के बर्तन खुर्जा बुलंदशहर, कांच की चूड़ियां सम्मान फिरोजाबाद और कालीन भदोही के लिए ODOP है। अगला प्रश्न है आपका जो करंट अफेयर से संबंधित है। जून 2026 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में उन्नत मौसम पूर्वानुमान और आपदा प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए एक नए क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन सी, लखनऊ। राज्य में सटीक मौसमी पूर्वानुमानों, हीट वेव और चक्रवाती परिस्थितियों की पूर्व चेतावनी के लिए लखनऊ में नए क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का औपचारिक उद्घाटन किया गया है। यह अत्याधुनिक केंद्र उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के क्षेत्रों के लिए रियल टाइम सैटेलाइट और डॉपलर रडार डेटा को
विश्लेषण करने में सक्षम होगा। इससे कृषि क्षेत्र और आपदा प्रबंधन विभागों का समय पर सटीक अलर्ट मिलेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि मई 2026 के अंतिम सप्ताह में आयोजित रक्षा मंत्रालय की उच्च स्तरीय बैठक के अनुसार उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के किस नोड में रक्षा भूमि पर पहली बार बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने को मंजूरी दी गई है? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, झांसी नोड। रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश में हरित ऊर्जा और रक्षा बुनियादी ढांचे को आपस में जोड़ते हुए रक्षा भूमि पर देश की पहली बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दी है, जिसे उत्तर प्रदेश के झांसी नोड से संबद्ध सैन्य डिफेंस गलियारे की भूमि पर लगाया जाएगा। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य रक्षा प्रतिष्ठानों को बिजली के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर और कार्बन न्यूट्रल बनाना है। उत्पाद विशेष अधिशेष सौर ऊर्जा को स्थानीय ग्रिड को भी आपूर्ति की जा सकेगी। तो ये आपका आज का सेशन कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आज के 35 प्रश्न आपको कैसे लगे और इन 35 प्रश्नों में आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए हैं। हमारा प्रयास रहता है आपको वो प्रश्न भी कराए जाएं जो आसान है, परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं, ताकि आपका रिवीजन लगातार बना रहे, और वो प्रश्न भी कराए जाएं जो थोड़े अलग होते हैं, जो परीक्षा में बहुत कम पूछे जाते हैं लेकिन पूछे जाने की संभावना होती है। तो एक एग्जाम की तरीके का पूरा परीक्षा सेट जो पेपर होता है उसको डिजाइन करने का प्रयास किया जाता है और आप लोगों की कमेंट बताते हैं कि हम उसमें सफल होते हैं। रही बात आज के इस सेशन की पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है जहां पर मैसेज करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बताइएगा कि आपको तैयारी कैसी चल रही है और आपका जो फोकस है वो बनाकर रखिए। देखिए, देश में काफ़ी कुछ अभी हो रहा है, मैं इधर उधर की बातें बहुत कम करता हूँ, लेकिन आप सभी से आग्रह करूंगा कि अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहिए। ये सब फिजूल की चीज़ें हैं, है ना। किसी को सत्ता में आना है, किसी को सत्ता से हटाना है, और इसी प्रकार से देश की राजनीति सदियों से चलती आई है और सदियों तक चलती रहेगी। यह एक क्रमबद्ध श्रृंखला है, तो उसमें मत पड़िए और अपना काम करते रहिए, अपने उद्देश्यों से जुड़े रहिए, क्योंकि उसी में आपका भला होना है। और मेरी सिर्फ आपको सलाह है, बाकी आप सभी आज़ाद हैं, जो आप करना चाहें कर सकते हैं। और तो जुड़िए आप हमारे साथ, स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए और मिलेंगे फिर किसी अन्य सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।